नमस्कार साथियों, मैं पवन जांगीड़ आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आप सभी के प्यारे विज्ञान विषय के कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 7 को लेकर, जिसका नाम रहने वाला है जंतुओं और पादप में परिवहन। और साथियों, आज के इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पादपों के शरीर के अंदर पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब पौधों के शरीर के अंदर मुझे पदार्थों का परिवहन करना है तो ये कैसे होगा, ये मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है। सबसे पहली चीज, क्या पौधों के शरीर में भी पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता होती है? जी हाँ साथियों, पौधों के शरीर में भी पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता रहती है, बिल्कुल रहती है, डेफिनेटली रहती है। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं पौधे के लिए भोजन बनाने का काम कौन करेगा। देखो, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करने वाली हैं? प्रकाश संश्लेषण करने वाली हैं। यानी पौधे की पत्तियां क्या करेंगी? भोजन निर्माण करेंगी। सर, पौधे की पत्तियां भोजन निर्माण करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस भोजन का उपयोग कौन करेगा? तो पौधे के सभी भाग, पौधे के सभी भाग इस भोजन का उपयोग करने वाले हैं। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं, यानी पौधे की पत्तियां भोजन निर्माण का काम कर रही हैं, और इस भोजन को पौधे के शरीर के अलग अलग भागों जैसे जड़, तने, शाखाओं तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे की प्रत्येक कोशिका जो होती है, पौधे की प्रत्येक कोशिका प्रत्येक कोशिका को किसकी आवश्यकता रहती है? ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। और ऊर्जा मिलती किससे है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऊर्जा जो होती है वो ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज प्राप्त किससे होता है? तो ग्लूकोज भोजन से प्राप्त होता है। किससे होता है? भोजन से प्राप्त होता है। इसलिए पौधे के हर भाग में भोजन की आवश्यकता रहने वाली है, या मैं कह सकता हूं पौधे के प्रत्येक भाग में ग्लूकोज की आवश्यकता रहने वाली है। ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज टूटेगा, ऊर्जा मिलेगी। बिना ऊर्जा के कोशिकाएं काम नहीं कर पाएंगी, और अगर कोशिकाएं काम नहीं करेंगी तो पौधा अन्य कार्य नहीं कर पाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात साथियों आपके लिए मैं यहां पर ये लेकर आया हूं, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि जिस प्रकार से पौधे के शरीर को भोजन की आवश्यकता है या ग्लूकोज की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से पौधे के शरीर को जल और खनिजों की भी आवश्यकता रहती है। पौधे के शरीर को जल एवं खनिजों की आवश्यकता रहती है। अब जल और खनिजों की आवश्यकता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन पौधे को जल और खनिज उपलब्ध कौन करवाता है? हम नाम दे सकते हैं मूल, या फिर जड़ के द्वारा पौधे को जल एवं खनिज प्राप्त होते हैं। तो अब इस जल को भी पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके तने तक, उसकी शाखाओं तक, उसकी पत्तियों तक इस जल और खनिजों को पहुंचाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वहां पर भी परिवहन की आवश्यकता रहेगी, यानी परिवहन भोजन का भी करना है और जल एवं खनिजों का भी करना है। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपके समक्ष बात करने वाला हूं जल और खनिजों के परिवहन के बारे में।
परिवहन शब्द का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। किसी भी चीज को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक या एक भाग से अगर दूसरे भाग तक ले जाया जाता है तो इसे परिवहन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जड़ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, या मूल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम किसके संपर्क में रहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, मूल रोम जो होते हैं वो मृदा कणों के संपर्क में रहते हैं। तो मूल रोम जो होते हैं, मूल रोम या मूल पर पाए जाने वाले मूल रोम मृदा कणों के संपर्क में रहते हैं। सर मूल रोम का काम क्या होता है, मूल रोम का काम होता है कि जड़ के क्षेत्रफल को बढ़ाना, मूल के क्षेत्रफल को बढ़ाना। मूल का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा जल का अवशोषण उतना ज्यादा होगा, खनिजों का अवशोषण उतना ज्यादा होने वाला है। तो मूल क्या करेगी, मूल के ऊपर जो मूल रोम पाए जाते हैं तो मूल रोम क्या करते हैं, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं जिससे अधिक से अधिक जल का अवशोषण हो पाता है। तो आप लिखेंगे मूल रोम के द्वारा मूल का क्षेत्रफल बढ़ता है जिससे अधिक से अधिक जल एवं खनिजों का अवशोषण होता है। जल एवं खनिजों का अवशोषण होता है। जल और खनिजों का अवशोषण बढ़ रहा है, लगातार लगातार बढ़ रहा है। अब जल और खनिज अवशोषित होंगे, फिर ये पतली पतली नलिकाओं के द्वारा या पतली पतली वाहिकाओं के द्वारा कहां पहुंचाया जाता है इस जल को, इस जल को ऊपर तने तक, तने से शाखाओं तक, शाखाओं से पत्तियों तक इस पानी को पहुंचाया जाएगा। किसको, पानी को और जल को, सॉरी पानी और खनिजों को, दोनों को। सो अब यहां पर वाहिकाएं मैंने एक शब्द यूज किया है। वाहिकाएं क्या होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो पौधे की जड़, तने, शाखाओं और पत्तियों को जोड़ने का काम करेंगी। अगर मैं यहां पर वाहिकाओं की बात करता तो सबसे सिंपल पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूंगा, वाहिकाएं जो होती हैं ये किसका भाग होती हैं, जाइलम का भाग होती हैं, जिसको हिंदी में दारू भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा, जाइलम किसका हिस्सा होता है, संवहन उत्तक का हिस्सा होता है। संवहन उत्तक। सर उत्तक शब्द का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। सॉरी संवहक लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। संवहन उत्तक, और संवहन में उत्तक के अंदर मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया उत्तक। उत्तक का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, जो किसी विशेष कार्य को
संपादित करता है। चलिए, यानी कोई भी पौधे के अंदर विशेष प्रकार का काम है तो कोशिकाएं मिलकर करती हैं, और कोशिकाओं का जब ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप को उत्तक कहा जाता है। अब यहां पर संवहन उत्तक की बात करें। संवहन का मतलब पदार्थों को लाने और ले जाने वाला। अब सवाल यह है कि जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जल और खनिजों का परिवहन एक संवहन उत्तक के द्वारा किया जाता है, जिसको जाइलम के नाम से जाना जाता है। जाइलम जो होगा ये क्या करेगा? ये साथियों सिंपल सा काम करेगा। जल एवं खनिजों का परिवहन, जल एवं खनिजों का परिवहन करता है। जड़ से तने तक, तने से शाखाओं तक, और शाखाओं से पत्तियों तक। ये चीज मैंने बताई है जाइलम के बारे में। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर के एरोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्लू कलर के एरोज, ये ब्लू कलर के एरोस क्या शो कर रहे हैं? नीचे से पानी कहां जा रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे से जल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पानी ग्रहण कौन कर रहा है? जड़ कर रही है। जड़ से तने, शाखाओं, पत्तियों तक पानी जा रहा है, और लगातार कंटिन्यूसली पानी जा रहा है, क्योंकि पतली पतली नलिकाएं जो होती हैं, जिसको वाहिकाएं कहा जाता है, और वाहिकाएं जाइलम का हिस्सा होती हैं, ये पानी और उसके साथ साथ खनिजों का परिवहन करने वाली हैं। ओके, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात करने के बाद अब यहां पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप को समझते ही आपको जाइलम का काम भी समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टास्क है, बहुत इजी काम है। आपको एक सिंपल सा काम ये करना है, कांच का ग्लास लेना है। किसका ग्लास लेंगे? कांच का ग्लास ले लेना। कांच के ग्लास को 1/3 हिस्से तक आप क्या कर देंगे? पानी से भर देंगे। 1/3 हिस्सा, यानी अगर ग्लास के 3 भाग कर दें तो उसमें से 1 भाग को आपको क्या कर देना? पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद आप उसके अंदर लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल देंगे, और लाल स्याही की कुछ बूंदे डालते उसका कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि एक छोटा सा शाकीय पौधा, यानी शाक के समान जो पौधा होता है, वो आपको जमीन से उखाड़ना है, और जमीन में उखाड़ने के बाद आपको उसकी जड़ को काटकर अलग कर देना है। जड़ को काटकर आप क्या कर देंगे? उसमें से अलग कर देंगे। जड़ को काटकर जब अलग किया जाएगा तो क्या होगा? फिर आपको इस चित्र के अनुसार इस पौधे को, तने वाले पौधे को आप इस ग्लास के अंदर रख देंगे। बट ध्यान रखना, ये जो इसका बेस है, इस तने का बेस ग्लास के नीचे टच नहीं करना चाहिए, ग्लास से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब आप इसको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रहने दें जैसे कि चित्र में इसको रखा गया है। ठीक जैसे चित्र में रखा गया, ठीक उसी प्रकार से आप पौधे को यहां पर इस ग्लास के अंदर कुछ घंटों के लिए रख देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे इसका तना जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस पौधे को कुछ और घंटों के लिए ठीक इसी प्रकार से रख दिया गया तो तने से ये रेड पानी जो है वो पत्तियों तक आ जाएगा, और पत्तियां जो है, पत्तियों के अंदर शिराएं जो होती हैं वो भी लाल कलर की होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब आप देख पा रहे हैं ये तना जो है, इसके अंदर जाइलम है, और जाइलम क्या कर रहा है? नीचे से लाल पानी को ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है, और फिर वो पानी लाल वाला कहां जा रहा है? पत्तियों में जा रहा है। तभी तो तना लाल हो रहा है। तने के लाल होने के बाद शाखाएं और पत्तियां भी लाल हो रही हैं। मतलब पानी नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ आने वाला है। अब साथियों आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर इस तने को नीचे से कट करके देखा जाए, यहां से कट करके अगर इस तने को देखा गया तो आपको पता है तना कैसा होता है? तना जो होता है वो वृत्ताकार होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तने की बाउंड्री कैसी होती है? लगभग वृत्ताकार होती है। लगभग कह रहा हूं, मतलब 100% वृत्ताकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वृत्ताकार बाउंड्री आप इसके अंदर देख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर विजिबल हो पा रहा है। फिर इसके अंदर आपको ऐसे लाल कलर के कुछ डॉट्स दिखाई देने वाले हैं। ये लाल कलर के डॉट्स जो हैं ये किसका संकेत है? ये वाहिकाओं का संकेत है। जो वाहिकाएं नीचे से ऊपर की ओर पानी लेकर जा रही हैं,
अब ये लाल क्यों हो गई है? क्योंकि पानी का कलर लाल है, इस वजह से वाहिकाएं जो हैं ये भी लाल कलर की हो जाएंगी। वाहिकाएं किस कलर की हो जाएंगी? लाल कलर की हो जाएंगी। ठीक है, सो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अगर इसकी तने की पतली सी स्लाइस, जिसको एलएस का टीएस कहा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, अगर इसको नीचे से कट करके देखें तो आपको ये इसकी स्लाइस कुछ इस प्रकार की दिखाई देने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा टास्क है जो आपको ध्यान रखना है। इस टास्क को कर कर आप आराम से बता सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो क्या कर रहा है, नीचे से पानी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। फिर नेक्स्ट आगे जो मैं बात करने वाला हूं, वो मैं बात करने वाला हूं सर भोजन को कौन लेकर जाएगा, क्योंकि भोजन का परिवहन भी करना पड़ेगा। तो अब सवाल यहां पर आ रहा है कि भोजन का परिवहन कौन करने वाला है। तो देखो बेटा, भोजन के परिवहन की अगर मैं बात करता हूं तो ये जिम्मेदारी जो होती है ये किसकी होती है? ये भी संवहन उत्तक की ही होती है। भोजन के परिवहन की जिम्मेदारी जो होती है ये भी संवहन उत्तक की ही होती है। लेकिन कौन सा वाला संवहन उत्तक, ये मेरे सामने एक प्रश्न आ गया है। तो उस संवहन उत्तक का जो नाम है साथियों वो फ्लोएम होने वाला है, जिसको हिंदी में पोषवाह भी कहा जाता है। पोषवाह भी कहा जाता है। फ्लोएम एक ऐसा संवहन उत्तक है जो क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा। पर सवाल ये, भोजन को कहां से कहां तक लेकर जाएगा? तो पहले पत्तियों से पौधे के अलग अलग भागों में लेकर जाएगा। तो फ्लोएम फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, फ यानी फूड। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। भोजन बनाने का काम पत्तियों के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन का परिवहन भी करना पड़ेगा, जल और खनिजों का भी परिवहन करने की आवश्यकता हमें रहने वाली है। देन आफ्टर हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि जल के परिवहन के अंदर क्या वाष्पोत्सर्जन की कुछ भूमिका होती है। तो पहले वाष्पोत्सर्जन की मैं यहां पर परिभाषा लिख देता हूं कि वाष्पोत्सर्जन शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लिखेंगे पौधे की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। रंध्र कहा जाता है। रंध्रों से जल जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधे की पत्तियों से जल जो हो रहा है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है और इसे वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है। यानी वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का बाहर निकलना। बहुत सिंपल सी बात है कि पौधे की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे या पौधे की पत्तियों की सतह पर, और कौन सी वाली सतह? नीचे वाली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में रंध्र कहते हैं और अंग्रेजी में से स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा का काम क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियों के अंदर का पानी जो है उसको जलवाष्प के रूप में बाहर निकालना। और
अगर मैं यहां पर बात करता हूं वाष्पोत्सर्जन की, तो इसका क्या औचित्य है कि वाष्पोत्सर्जन क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? तो इसके मुख्य 2 कारण हैं जो कि मैं आपको अब यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहला कारण जो है साथियों वो क्या रहने वाला है? सबसे पहला कारण जो लिखोगे वो आप लिखोगे पौधे को ठंडक प्रदान करना। यानी जिस प्रकार से हमें गर्मी के अंदर बचाने का काम हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना करता है, जैसे हमारी स्किन से, हमारी त्वचा से छोटी छोटी पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं, जिसे आप पसीने के रूप में जानते हैं, और जब वो पसीना वाष्पित होता है तब आपके शरीर को ठंडा महसूस होता है। ठीक इसी प्रकार से साथियों पौधे के शरीर के अंदर जो पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियों से जब वाष्पोत्सर्जन होता है तब साथियों पौधे को ठंडा महसूस होता है, पौधा ठंडा फील करता है। तो पौधे की पत्तियों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडक प्रदान करेगा, जिससे पौधा ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं करेगा। क्योंकि हम तो घरों के अंदर आ जाते हैं, पंखा ऑन कर लेते हैं, बट पौधों के पास ऐसा कोई सिस्टम तो होता नहीं है, तो वो वाष्पोत्सर्जन करके खुद को ठंडा करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा सबसे मेन रीजन क्या होता है? सबसे मेन रीजन होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एक खिंचाव बल या फिर चूषण अभिकर्षण बल उत्पन्न होता है। चूषण अभिकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक चूषण अभिकर्षण बल या खिंचाव बल पैदा होता है जो नीचे से पानी को लगातार ऊपर की डायरेक्शन में खींचता रहता है। तो लिखेंगे आप, जो जल को लगातार नीचे से ऊपर की दिशा में, नीचे से ऊपर की दिशा में खींचता रहता है। नीचे से ऊपर की दिशा में लगातार पानी को खींचता रहेगा, लगातार पानी को नीचे से ऊपर पुल करता रहेगा, खिंचाव उसके अंदर लगता रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। वे पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पानी को लगातार नीचे से ऊपर भेज रहे हैं। तो ऐसे पेड़ ऊंचे पेड़ों के अंदर या ऊंचे पेड़ों में जल का परिवहन इस बल के कारण होता है। इस बल के कारण होता है। यानी जो काफी ऊंचाई पर पेड़ हैं, काफी ऊंचे पेड़ हैं, उनके अंदर जल का परिवहन जो होगा वो इस बल की वजह से होगा या इस बल के कारण होगा। ठीक है, यानी ये बल बड़ा रेस्पॉन्सिबल है पानी का परिवहन करने में, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने में। तो 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। एक तो पौधे को ठंडा करना और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है नीचे से पानी को ऊपर की डायरेक्शन में पहुंचाना। इस प्रकार से पौधे के अंदर पदार्थों का परिवहन होने वाला है। इस प्रकार से पौधा जो है ये पदार्थों का परिवहन करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात कही थी कि पौधे के अंदर जल, खनिजों और इसके साथ साथ भोजन के परिवहन की बहुत आवश्यकता रहती है,
और ये सारे काम जो होते हैं संवहन ऊतक के द्वारा किए जाते हैं। संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, ये दो प्रकार के आप पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ोगे जाइलम और एक आप पढ़ोगे फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि पौधे के शरीर के अलग अलग भागों तक जल और खनिजों को पहुंचाना, और इसके साथ साथ फ्लोएम का काम होता है फूड यानी भोजन के शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना। और ये दोनों मिलकर जब काम करते तब जाकर पौधे के अंदर पदार्थों का परिवहन हो पाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये था साथियों अपना चैप्टर जिसका नाम था चैप्टर नंबर 7, जंतुओं और पादप में परिवहन। बहुत सिंपल चैप्टर था। सबसे पहले हमने मनुष्य के साथ चर्चा स्टार्ट की कि मनुष्य के शरीर के अंदर किस प्रकार से परिवहन होता है। हमने उत्सर्जन के बारे में भी बात कही थी, और लास्ट में आते आते हम पौधों के ऊपर मूव हो चुके थे, और पौधों के अंदर पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि अब अपना चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है। तो अब अपनी इस क्लास को हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और न्यू चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थी हमेशा इसी जोश उत्साह के साथ उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।